What did NASA's Voyager 1 truly found? नासा का वॉयेजर पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 156 गुना। वॉयेजर 1 इस समय ऐसा एक मानव निर्मित डिवाइस है जो इस समय पृथ्वी से सबसे दूर है। लगभग 44 साल पहले इसे अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इस दौरान सौर मंडल के किनारे को पार करते हुए उससे आगे बढ़ चुका है। यह हमारे सौर मंडल के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां हमारे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। लेकिन इस सबके बावजूद एक अच्छी बात यह है कि नासा के डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ अभी तक इसका कनेक्शन नहीं टूटा है, जिसकी वजह से हम दूर स्पेस की चीजों और रहस्यों के बारे में भी पता कर पा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा खोजी गई कुछ कमाल की चीजों के बारे में बताएंगे। मेन मिशन पैरामीटर्स। 1970 के दशक में नासा ने 2 वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट बनाए थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि ग्रह की तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था। हालांकि बाद में इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट के मिशन को बढ़ा दिया गया और अब तो ये आज की तारीख में भी काम कर रहे हैं। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को 1977 की गर्मियों में लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस समय बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का प्लैनेटरी अलाइनमेंट काफी दुर्लभ था और इस तरह की स्थिति 175 सालों में सिर्फ एक बार बनती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्हें इस समय लॉन्च किया गया था। इस समय इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने का फायदा ये था कि ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट मिनिमम फ्यूल का इस्तेमाल करके कम ट्रैवल टाइम में ही पहुंच सकते थे। दोनों ही वॉयेजर्स को इन दोनों प्लैनेट्स के चारों ओर और फ्लाईबाई से इमेज कैप्चर करना था। वॉयेजर 1 का मिशन जुपिटर के लिए था और इसके लॉन्च के 7 महीने बाद शुरू हुआ, जब स्पेसक्राफ्ट प्लैनेट से 26 करोड़ 50 लाख किलोमीटर था। इसके द्वारा मिलने वाली फोटोज से एस्ट्रोनॉमर्स ने कई रहस्य सुलझा लिए। वॉयेजर 1 ही पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने जुपिटर के 10 टाइम लैप्स रोटेशन कलर्ड फॉर्म में कैप्चर किए, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर पता लगा पाए कि जुपिटर की सरफेस हमारी कल्पना से ज्यादा टर्बुलेंट है और शायद हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बनी हुई है। इसी की मदद से ही जुपिटर की मेन रिंग की फोटोज ली गई थी। वॉयेजर 1 ने ही जोवियन मून्स जैसे कि अमेल्थिया, आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो आदि की भी तस्वीरें ली। इसके अलावा इसने 2 नए मून्स थेबर और मटास को भी खोजा। क्या आपको पता है जुपिटर के कितने मून्स हैं? हमें कमेंट करके बताइए। 1979 की शुरुआत में वॉयेजर 1 जुपिटर के सबसे करीब आया, ग्रह से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर, और उस समय तक हिच को छोड़कर इसके सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अच्छी तरह काम कर रहे थे। वैसे तो वॉयेजर 1 ने कई नई खोजें की जिससे वैज्ञानिकों को जुपिटर की संरचना को समझने में मदद मिली, लेकिन उसकी सभी खोजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी जुपिटर के मून आयो के एक्टिव वोल्केनोज। इससे उपलब्ध डेटा और फोटोज में सैकड़ों एक्टिव वोल्केनोज की तस्वीरें थी। वॉयेजर 1 से मिले डेटा से ही ये भी पता चला कि ये वोल्केनोज इस मून की सरफेस पर होने वाले एक्सपांशन और कंट्रैक्शन की वजह से फटते हैं। असल में ये मून जुपिटर की ऑर्बिट में हर 42 घंटे में चक्कर लगाता है और इसी वजह से एक कांस्टेंट पुश और पुल जनरेट होता है और उससे उत्पन्न हीट की वजह से बनते हैं ये एक्टिव वोल्केनोज। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से ही हम प्लैनेटरी साइंस को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। इसके बाद जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वॉयेजर 1 शनि ग्रह की तरफ मुड़ गया और 1980 के अंत में ये शनि के प्लैनेटरी सिस्टम में एंटर हुआ। और शनि ग्रह के बारे में जो डेटा साइंटिस्ट को मिला उसने रिंग वाले प्लैनेट्स के बारे में हमारी सोच और समझ को काफी हद तक बदल दिया। सैटर्न के बारे में जो सबसे पहली चीज वॉयेजर 1 से उपलब्ध डेटा से मिली वो ये थी कि इसकी ऊपरी सतह 7% हीलियम की बनी हुई है, जबकि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में 11% हीलियम थी और बाकी बचा हुआ हिस्सा हाइड्रोजन था। इसके अलावा पहले एस्ट्रोनॉमर्स ये भी सोचते थे कि शनि का एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन जुपिटर और सन के जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ हीलियम की मात्रा में कमी की वजह थी कि यहाँ हीलियम के हेवी एटम्स हाइड्रोजन के साथ सिंक हो जाते हैं और लिक्विड पूल्स के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं और इसी से बना है ये कम डेंसिटी वाला प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में शनि इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, जबकि शनि का साइज पृथ्वी से लगभग 10 गुना बड़ा और भार लगभग 100 गुना ज्यादा है। वॉयेजर 1 ने मिमास, एनसेलेडस, टेथिस, डायोनी, रिया जैसे शनि के मून्स को भी खोजा। इसके अलावा इसने पेंडोरा, प्रोमेथियस, एटलस जैसे 3 नए मून्स को भी डिस्कवर किया। इसके अलावा वॉयेजर 1 से मिले डेटा से ही वैज्ञानिकों ने शनि के कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम को भी समझा। इसके अलावा इससे जी रिंग की भी खोज की गई और इसने शनि के इक्वेटर और पोलर लैटिट्यूड पर लार्ज अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करने वाले ऑरोरस को भी डिटेक्ट किया। ये ऑरोरस आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस से बने होते थे और यहाँ तक कि ये ऑरोरस आज तक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए रहस्य बने हुए हैं।
फ्लाई बाय में वॉयेजर 1 की सबसे बेहतरीन खोज थी सैटर्न का मून टाइटन। इस स्पेसक्राफ्ट के बेहतरीन गैजेट्स जैसे कि इंटरफेरोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स मून के क्लाउडी एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से स्टडी कर पाए। टाइटन की सरफेस का ज्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन और मीथेन से मिलकर बना हुआ था और इस सरफेस का तापमान था -180 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर प्रेशर की बात करें तो इसकी सरफेस पर 1.6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है और इस वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा टाइटन एक ऐसी जगह हो सकती है जहां लिक्विड मौजूद हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइटन पर पानी मौजूद होगा तो एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मैंने ये कहा है कि टाइटन पर लिक्विड मौजूद होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि वो लिक्विड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि हमारा पानी होगा। असल में टाइटन पर लेक्स और ओशंस तो होंगे, लेकिन उनमें पानी की जगह इथेन लिक्विड फॉर्म में बहेगी। हालांकि ये इथेन इनर्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कई हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकती है और इस तरह प्रीबायोटिक लाइफ की संभावना के लिए पृथ्वी के बाद एक प्रबल दावेदार हो सकता है। 1990 में वॉयेजर 1 का प्राइमरी मिशन लगभग खत्म हो गया, जब इसने पृथ्वी के लगभग 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी से शनि की तस्वीरें भेजी। इस पॉइंट के बाद वॉयेजर 1 को वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन VIM पर भेज दिया गया। ये 30 सालों का एक एक्सटेंशन प्लान था जिसमें वॉयेजर 1 का हाई फ्रीक्वेंसी एंटेना लगातार इंस्ट्रक्शन रिसीव कर सकता था और डेटा भेज सकता था। हालांकि तब से 30 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन वॉयेजर 1 के मिशन का सफर आज भी चालू है और अब वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम की कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा सेंड कर रहा है। 2004 के अंत तक इस स्पेसक्राफ्ट ने टर्मिनेशन बाउंड्री को भी क्रॉस कर दिया। टर्मिनेशन बाउंड्री असल में वो पॉइंट है जहां पर सोलर विंड्स की गति धीमी हो जाती है और इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद वॉयेजर 1 ने हीलियोशीथ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। आपको बता दें कि हीलियोशीथ हमारे सूर्य द्वारा प्रोड्यूस किया एक बबल टाइप का होता है। असल में सूर्य से उत्पन्न रेडिएशन और ऊर्जा के कारण एक तरह की शील्ड होती है। इसके बाद साइंटिस्ट को इंतजार था कि कब वॉयेजर 1 इस बाउंड्री को भी पार करेगा और ऐसी जगह पहुंचेगा जहां सन से निकलने वाले रेडिएशंस भी ना पहुंच सके। वॉयेजर 1 ने साल 2012 के मध्य में इस बाउंड्री को भी क्रॉस किया और अब वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में था और 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। ये पहली बार था कि कोई मैन मेड पार्टिकल बिना सोलर पार्टिकल्स से अफेक्ट हुए मूव कर रहा था, मेजरमेंट्स ले रहा था और डेटा सेंड कर रहा था। इस समय वॉयेजर 1 सूर्य से 18 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर था और तब एस्ट्रोनॉमर्स को इसके इंटरस्टेलर स्पेस की पहली तस्वीर मिली। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी और साइंटिस्ट को बहुत कुछ नया पता लगने की उम्मीद भी थी, जैसे कि हम बाकी स्टार्स से इजेक्ट होने वाले पार्टिकल्स को देख और समझ पा रहे थे। इसके अलावा इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज का मेजरमेंट संभव हो गया था। इसके अलावा अब ये भी पता लगाया जा सकता है कि इंटरस्टेलर मीडियम का कॉम्पोजिशन क्या है। इस समय वॉयेजर 1 एक अल्टीमेट अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेटरी की तरह काम कर रहा था, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स बाकी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स और हमारे सोलर सिस्टम के डिस्टॉर्शन को भी समझ सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार अभी वॉयेजर 1 के पास इतनी इलेक्ट्रिक पावर है कि ये 2025 तक इसके इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर सकें और ये डेटा भेज सके। हालांकि वॉयेजर 1 के साथ कम्युनिकेशन सिर्फ तब तक मेंटेन रह पाएगा जब तक इसके पास उचित मात्रा में फ्यूल उपलब्ध हो, ताकि इसमें जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो पाए। लेकिन कम्युनिकेशन टूटने के बाद भी वॉयेजर 1 एंडलेसली स्पेस में आगे बढ़ता रहेगा, शायद तब तक जब तक ये किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के प्रभाव में आकर नष्ट ना हो जाए। भले ही अब हम आगे बहुत ज्यादा समय तक वॉयेजर 1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट रहेगा, क्योंकि एक तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचा और जिसकी मदद से हमें बृहस्पति और शनि जैसे बड़े प्लैनेट्स को समझने का मौका मिला। इसके अलावा हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की गतिविधियां देखने और समझने को मिली। और अगर हम ये मान के चलें कि पूरे स्पेस में कहीं न कहीं किसी और सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट पर तो कोई और सिविलाइजेशन होगी, और अगर हमारा ये वॉयेजर 1 उन तक पहुंचा तो शायद वो खुद हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। और अगर ये ऐसा हुआ तो ये कितनी कमाल की डिस्कवरी होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।